नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है उसका चैप्टर नंबर हमारा 3 चुनाव और प्रतिनिधि, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जिस तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था चुनाव और लोकतंत्र के संबंधित जो प्रणाली थी, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। किन तरीकों के माध्यम से जो चुनाव के अंदर जो क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र को कायम रखा जा सकता है और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव है वो हो सकता है। तो दोनों ये क्वेश्चन का हमने डिस्कशन है वो किया था और इसके द्वारा कुछ समानता योग्यता उनके बारे में डिस्कशन है वो किया था। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से किन माध्यमों के द्वारा भारत में जो चुनावी व्यवस्था है उसको अपनाया जाता है, किन तरीके से इन व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है, उनका अध्ययन और कौन सी प्रणाली है वो अपनाई जाती है सामान्यतः, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर चलो हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से किन वजहों से किस प्रणाली का जो अध्ययन हमारे भारतीय समाज और भारतीय शासन प्रणाली या लोकतंत्र के अंदर किया जाता है और उसको महत्वपूर्ण भी क्यों माना जाता है। महत्वपूर्ण मतलब कि बिना लोकतंत्र के हम अगर भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो बिना चुनाव प्रक्रिया के चुनाव के हम लोकतंत्र को पूर्ण नहीं मान सकते हैं। और पूर्ण नहीं मान सकते तो हम कौन सी ऐसी व्यवस्था अपना सकते हैं जिसकी वजह से ही ये जो प्रणाली है वो कारगर साबित है वो हो सकती है। तो इन सभी का वर्णन है वो कहीं ना कहीं हमारे इस प्रणाली की व्यवस्थित बनाए रखने सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए किन माध्यमों का, किन अध्ययनों का, किन प्रणाली का जो वर्णन किया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो देखते हैं सभी किस तरीके से कौन सी प्रणाली किस तरीके से उसको संचालित करती है, किन माध्यमों के द्वारा उनका वर्णन और उल्लेख किया जाता है और क्या कुछ उसमें प्रणाली अपनाई जाती है। ऊपर आपने चुनाव के विभिन्न विधियों तथा व्यवस्थाओं को गौर किया होगा, आपको आश्चर्य भी हुआ होगा यह सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा, यानी कि जो व्यवस्थाएं जो विधियां अपनाई जाती है उसके अंदर आपको बड़ा कुछ अलग भी लगा होगा। जो चुनाव आयोजित होते हैं करवाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट एक आदर्श आचार संहिता भी लगाई जाती है और किस तरीके से जो सरकारी मशीनरी का जो वर्तमान एमएलए और एमपी के द्वारा उनका प्रयोग रोका जाता है सरकारी मशीनरी का उपयोग करने के लिए, और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद किन किन योग्यताओं के द्वारा उनको इन प्रणाली से रोका जाता है या उसका वर्णन वो किया जाता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी उम्मीदवार या जो प्रतिनिधि के लिए हमारे उन संसाधनों का किस तरीके से उपयोग कर रहा है और किन किन माध्यमों के द्वारा उसको संचालित कर रहा है। लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं, चुनाव संचालित करने की एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्या अब जिन तरीकों के माध्यम से जो चुनाव करवाए जाते हैं उनके लिए कौन से तरीके वो अपनाए जाने चाहिए, क्या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उनके कौन से तरीके ऐसे होते हैं और वोटिंग प्रणाली किस तरह की अपनाई जाती है, और चुनाव संचालन करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो अथॉरिटी होती है उसके पास कौन से ऐसे नियम होते हैं जिन माध्यमों के द्वारा जिनकी वजह से ही वो सारे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन अधिकारों का प्रयोग करती है। और वो सभी जो उम्मीदवार खड़े होते हैं और प्रतिनिधि जो चुनने के बाद जो प्रतिनिधि होते हैं उन सभी के लिए उन चुनाव की व्यवस्था को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब
किस नियम और किन दायरों के तहत उनका प्रयोग किया जाए, और क्या करें और क्या ना करें जिनकी वजह से ही जो चुनाव प्रणाली की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से कारगर साबित हो पाए। क्योंकि नियम बना दी, व्यवस्था बना दी, एक हमने अथॉरिटी बना दी, उसके लिए नियम बना दिए, और नियम बनाने के बावजूद भी अगर कोई उम्मीदवार और जो प्रतिनिधि है वो अगर किसी भी नियम के तहत अगर वो कार्य प्रणाली को नहीं अपना रहे तो उसके लिए क्या फिर नीति है उनके लिए अपनाई जाएगी। उनकी कानून तो है, मान लो हम अगर देखते हैं कि मोटर जो व्हीकल एक्ट होता है वो, मान लो कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट है वो सरकार ने बना दिया, हमारी जो विधायिका ने बना दिया, कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया, तो क्या लागू बनाना और लागू करना ही उसको लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको लागू किन माध्यमों किन तरीकों के द्वारा किया जाता है। अभी आपने देखा होगा 6-7 महीने 8 महीने पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट बना था उसके माध्यमों के द्वारा जो भी सरकार के द्वारा कुछ जो नए नियम निर्धारित किए थे उनके माध्यमों के द्वारा जो फाइन जुर्माना की जो राशि थी वो काफ़ी बढ़ा की थी। आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्हीकल और टीवी और न्यूज़पेपर के अंदर आए थे जिनकी कीमत इतनी नहीं होती थी, उनसे ज़्यादा उनके ऊपर जुर्माना है वो लगा दिया जाता था, फाइन लगाए हुए। काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई थी, न्यूज़पेपर में, टीवी में भी काफ़ी सारी जो सूचनाएं वो संचालित हुई थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या नियम बनाने के बाद क्या करें और क्या ना करें, उनका जो पालन है वो किस तरीके से करवाया जा रहा है। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? क्या जो व्यवस्था बनाई जा रही है वर्तमान रूप में या प्रचलित रूप में जो व्यवस्था अपनाई जा रही है, क्या यही व्यवस्था कारगर साबित मानी जा सकती है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में लिखने की जरूरत पड़ेगी, मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। अब जब भी इलेक्शन के माध्यम के द्वारा चुनाव करवाया जाता है उसमें चुनाव की सारी वोटिंग प्रक्रिया को शुरुआती दौर से लेकर उसके अंत समय तक पूरी प्रक्रिया का जो संचालित रूप है उन सभी का वर्णन हमारे संविधान के अंदर किया गया है, और सभी की जो लिखित के अंदर उसकी जो पूरा प्रोसेस है वोटिंग प्रक्रिया का बनाने का, डालने का, रिजल्ट का, रिजल्ट के बाद स्थिति का, सभी का जो वर्णन दिया गया है, सारा का सारा वर्णन हमारे संविधान के अंदर, हमारे कानून के अंदर उन सभी का वर्णन है वो पूर्ण रूप से किया गया है और उल्लेखनीय भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। किन माध्यमों के द्वारा उसकी आवश्यकता वो रह सकती है। क्या यह सभी स्पष्ट नहीं? लोग जानते कि वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। आज पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है, इस बारे में हम क्या बारे में सोचते हैं। अब हमारे भारत के अंदर क्या जो लोकतंत्र की जो प्रणाली अपनाई गई है जिसके अंदर हमारे जितने भी हमारे वोट होते हैं उससे आधे से एक ज़्यादा को जो विजय घोषित है वो मान लिया जाता है। पूरी व्यवस्था इसी के तरीके पर कारगर साबित है वो करती है, और यही प्रणाली है वो हमारे पूरे लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अपनाई जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति को पूरे वोट में से आधे से ज़्यादा वोट उसको प्राप्त हो जाते हैं, उससे विजय घोषित है वो दूसरे सदस्यों से मान लिया जाता है। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। जिस व्यवस्था और तरीकों के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है उसके माध्यम के द्वारा लोकतंत्र के हम ये जान सकते हैं कि ये जो वोटिंग व्यवस्था है इसे सबसे पूर्ण है वो मान लिया जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और इसकी इच्छा ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। यानी कि लोकतंत्र के अंदर, चुनाव के अंदर जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जो वोट डालते हैं, लोगों के द्वारा वोट डालने के बाद जो सबसे अधिक चुनाव के अंदर जीतता है उसको ही लोगों की इच्छा है वो माना जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा वोट है वो प्राप्त करता है दूसरे उम्मीदवारों से। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियाँ हो सकती है। अब लोगों के लिए ये ज़रूरत नहीं होता किसी एक व्यक्ति, एक पर्सन है वो सभी के लिए पसंद हो सकता है। तो अलग अलग पसंद लोगों की, चुनाव करने की, वोटिंग करने की अलग अलग लोगों को अपना वोट है वो दे सकते हैं।
और इन्हीं वोटिंग माध्यम के द्वारा जो चुनाव है वो करवाए जाते हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। अब किस व्यक्ति की पर्सन की जीत होगी, पहले चुनाव से पहले किसी को नहीं पता होता। चुनाव के बाद जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसी उम्मीदवार को विजय घोषित माना जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों को मदद मिलती है। अब कुछ सभी के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। कभी कई बार बड़ी पार्टियों को फ़ायदा मिलता है, कई बार छोटे पार्टियों को, लेकिन जो जो नियम बनाए जाते हैं वो सभी के लिए एक जैसे बनाए जाते हैं। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदायों के हित में जाते हैं तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण के माध्यम से ऐसा समझते हैं, यानी कि किन किन माध्यमों के द्वारा कुछ नीति अपनाई जाती है जिनके माध्यम के द्वारा लोगों को वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जो संरक्षण है वो प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा कि जनरल SC BC जो ST के लोग उम्मीदवार या नागरिकों को अलग सरकार की तरफ से सुविधाएं है वो प्रदान है वो की जाती है। तो अलग अलग तरीकों के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि अब इसके माध्यम के द्वारा एक एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं किस व्यक्ति को जो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर हम देखते हैं कि सबसे अधिक वोट मिलने के बाद उसको विजय घोषित है वो माना जा सकता है। अभी एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जिसको जब सबसे ज़्यादा जो आगे होगा वोट मिलेगा वही विजय घोषित है वो माना जा सकता है। नीचे आप देख सकते हो कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया जो 1984 के एग्जाम्पल है। यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 के लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक थी। यानी कि कुल हमारी जब सीटें थी वो 543 थी, उसमें से सिर्फ कांग्रेस ने ही 415 सीटें थी वो कुल सीटों में से जीत ली, और वो कुल सीटों की कितनी थी, 80% थी सीटें थी। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। चुनाव में क्या पता चलता है, अब इससे पहले किसी भी व्यक्ति पर्सन को 80% से ज़्यादा सीटें है वो नहीं मिली थी। कांग्रेस को 3/4 सीटें मिली। इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया। अब ये मान के देख सकते हैं कि सिर्फ इसके माध्यम के द्वारा ये जो वोटिंग परसेंट है उसके माध्यम के द्वारा 5 में से जो 4 व्यक्तियों ने कांग्रेस को वोट दिया, तभी तो 80% जो वोट है वो सीटें उसको मिली है। वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका देखें, कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले हैं। यानी कि अब जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, सीटों के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन टोटल वोटिंग परसेंटाइज अगर देखा जाए तो ये हमारे टोटल परसेंटाइज का 48 जो परसेंटेज आए वो मिलता है, यानी कि 50 से भी कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन लोगों को पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें वो मिली थी। अब लिए लोगों के प्रतिशत की अगर देखा जाए, 100 में से 48 लोगों ने टोटल में से देखा जाए तो कांग्रेस को वोट किया है, लेकिन पार्टी और सीटों के हिसाब से देखा जाए तो ये 80% के हिसाब से उसकी सीटें वो कुल में से मिली है। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें, भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन एक प्रत्याशी से 1 सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? अब ये जिस तरीके से ये बताया गया, आप इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो कांग्रेस है उसको 48 है, भाजपा को 7.4 है, जनता दल को 6.7 है, लोक दल, माकपा, तेलुगु देशम, द्रमुक, अन्य द्रमुक, अकाली दल और असम गण परिषद और अलग उनको सीटें वो बताई गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की विशेष विधि का पालन करते हैं। इस प्रणाली व्यवस्था में देखिए, अब किस व्यवस्था के तहत जो प्रणाली अपनाई जाती है उसका अध्ययन है वो देख सकते हैं। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे जो सेंटर हैं तो वो हमारे कितने निर्वाचित क्षेत्र कितने 543 हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, यानी कि एक प्रतिनिधि क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि का चुनाव है वो किया जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक प्रत्याशी को अधिक वोट मिलते हैं तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति पर्सन को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित है वो कर दिया जाता है।
अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं तो उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजय प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल कितने मतों का बहुमत मिले, यानी कि जो सबसे अधिक वोटिंग जिस व्यक्ति पर्सन को मिलेंगे उसी वोटिंग विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विजय घोषित हुआ है उसे कुल प्रतिशत मतों में से कितने प्रतिशत वोट मिले यह जरूरी नहीं माना जाता। यानी कि जैसे हमने देखा कि 543 में से 415 सीटें थी वो कांग्रेस को मिली, 80% सीटें मिली, लेकिन कुल जो लोगों का अगर प्रतिशत वोट देखा जाए तो 48 जो लोग थे वो उन्होंने कांग्रेस को वोट है वो किया था। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अब ये सबसे जो नाम आप नोट कर सकते हो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसको कहते हैं? जो सबसे आगे वही जीते, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे उसे उम्मीदवार को विजय घोषित माना जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से जो दौड़ लगाई जाती है जिसके अंदर जो सबसे पहले पहुंचता है उसे ही विजय घोषित माना जाता है, उसी तरीके से ही लोकतंत्र के अंदर सबसे अधिक सीटें प्राप्त करता है उसे ही विजय घोषित माना जाता है। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजय होता है, यानी कि जिसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे उसे विजय घोषित माना जाता है। इसे बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को लेकर स्वीकार करता है। बहुदलीय का व्यवस्था का मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर अन्य दल के सभी दल के समुदाय के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए इजाज़त है वो दी जाती है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटे। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि उसने निर्वाचन क्षेत्र में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% वोट से भी कम चुनाव है वो मिले थे। यानी कि अगर टोटल में से अगर देखा जाए उसे 50 से भी कम परसेंटाइज वोट थे वो मिले थे, यानी कि 48 उसको परसेंटाइज वोट है वो मिले थे। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशी को चाहे प्राय 50% से भी कम वोट है वो मिलते हैं। यानी अगर एक से दो उम्मीदवार से ज़्यादा व्यक्ति अगर चुनाव में खड़े होंगे तो वो क्या होगा, उनको जो 50 से भी कम प्रतिशत वोट मिलने की संभावना अधिक है वो मिलेगी। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों में कोई सीट है वो नहीं मिलती। अब जिसको सबसे कम या ज़्यादा मिलेगा, जिसको जो दूसरे नंबर से या लास्ट तक आता है, उन कितने ही उनको वोट मिले हो उनको उनकी सीट का कोई महत्व नहीं रह जाता, उनके वोट का कोई महत्व नहीं रह जाता। मान लीजिए किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई भी दल वोट है वो जीत सकता है। यानी कि अगर जिससे कि प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए 25 ही मिले हैं और दूसरे जो अन्य व्यक्तियों को सबसे कम वोट मिलने जो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए उन्हें चाहिए सबसे कम मिली हो, लेकिन इसके हिसाब से क्या हो सकता है, लेकिन वो कम सीटें कम प्रतिशत वोट पाकर भी अन्य व्यक्तियों से भी उसको ज़्यादा अगर वोट पड़े तो वो विजय घोषित माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमारी जो चुनाव प्रणाली के तहत भारतीय चुनाव संविधान के अंदर जो नीति अपनाई जाती है, जो वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके अंदर निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन प्रतिनिधि का चुनाव है वो करवाया जाता है, उसके बारे में पढ़ा, जाना, सबसे समझा और सबसे इम्पोर्टेंट इस विधि को माना जा सकता है क्योंकि भारत विश्व का सबसे जो बड़ा विस्तृत लोकतांत्रिक देश माना जा सकता है, जिस इस चुनाव प्रणाली के तहत वोटिंग प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र का डेवलपमेंट का विकास, जो लोकतंत्र का विकास है वो इसी चुनाव प्रणाली के द्वारा किया माना जा सकता है। वैसे तो सशक्त की अगर बात आती है तो अमेरिका को माना जाता है, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र की बात आती है तो उसके अंदर भारत का नाम सबसे प्रमुख रूप से माना और जाना जाता है। और इस प्रणाली के तहत जो भारत का स्थान है वोटिंग प्रक्रिया के तहत, इस भारत में चुनाव व्यवस्था के तहत विश्व के अंदर सबसे प्रमुख रूप से माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही, और लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।